आपको क्या लगता है, भारतीय राजनीति में सबसे ताकतवर चीज क्या है? न धन, न पार्टी, न सत्ता की कुर्सी, बल्कि संख्या बल। और अगर कोई नेता इस संख्या बल की नसी पकड़ ले तो वो राजनीति के शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। अहमदाबाद के शांत वातावरण में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भले ही 2 दिन चला हो, पर वहां बोला गया एक नाम एक बार फिर से पूरे देश की राजनीति को झकझोर रहा है, राहुल गांधी। वही राहुल गांधी जो अब मंडल 2.0 के किरदार में है। ओबीसी की राजनीति को फिर से जिंदा करने वाले नायक, या फिर एक नई सियासी कहानी लिखने की कोशिश में लगे रणनीतिकार। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें दुश्मन दिखते हैं दोस्त और सहयोगी बन जाते हैं चुनौती। 4 पार्ट्स में इस पूरी पॉलिटिकल थ्रिलर का गेम आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। पार्ट नंबर 1 देखते हैं। अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने वही बात दोहराई जिसे वो 2 साल से लगातार हर मंच पर कह रहे हैं। पहला, हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी हमसे दूर हो गया। दूसरा, अगर मोदी जी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो हम संसद में कानून ले आएंगे। और तीसरा, अगर आप अपर कास्ट नहीं हैं तो इस देश में आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं। इन 3 बयानों में सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति छुपी है जिसे हम नाम दे सकते हैं मंडल 2.0 का। जहां मंडल 1 के दौर में वीपी सिंह ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए थे, तो राहुल अब उसी कार्ड को फिर से खेलना चाहते हैं। समझते हैं पार्ट नंबर 2 को। राहुल की रणनीति में खानी कहां दिख रही है? इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही तो है। पहला, क्या राहुल किसी ओबीसी को पीएम बनाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। ये एक साहसी कदम था, पर सच्चाई ये भी है कि आज भी कांग्रेस के सारे बड़े फैसले राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही लेते हैं। मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री पद पर मौजूदगी भी प्रतीकात्मक ही रही। तो क्या राहुल इस बार वाकई ओबीसी नेता को पीएम चेहरा बना पाएंगे? यदि नहीं, तो फिर समाज फिर से ये सवाल उठाएगा, हमें गिन तो लिया पर सत्ता में हिस्सेदारी कब मिलेगी? दूसरी बात, राहुल गांधी ने जब पटना में जाकर कहा कि सवर्णों को छोड़कर बाकी सब सेकंड क्लास सिटीजन हैं, तो ये सवाल और भी बड़ा हो गया। बिहार में कांग्रेस ने 1 अप्रैल को 40 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की। अब ध्यान दीजिएगा जरा इस बात पर, 14 सवर्ण, 10 ओबीसी, 5 दलित, 6 मुस्लिम और 1 महिला। अब जरा देखिए बिहार का जातिगत गणित। सवर्णों की आबादी कुल हिंदू आबादी का सिर्फ 15.52% है। वहीं ओबीसी की हिस्सेदारी 63% तक जाती है। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में ओबीसी की हिस्सेदारी सिर्फ 25% ही क्यों? यानी जब मलाई बांटने की बारी आती है तो कांग्रेस फिर बन जाती है अगड़ों की पार्टी। तीसरी बात समझते हैं। राहुल गांधी ने खुद सवाल उठाया था, हलवा सेरेमनी की तस्वीरें देखिए, बजट बनाने वाले 99% लोग सवर्णी हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर बजट प्रक्रिया में ओबीसी और दलित की भागीदारी है? अगर नहीं, तो राहुल के शब्द और कांग्रेस की कार्रवाई में फर्क साफ दिखता है। इसका सलूशन क्या हो सकता है? राहुल अगर सच में मंडल 2.0 को जमीन पर उतारना चाहते हैं, तो इन राज्यों में बजट निर्माण और नीति निर्धारण में ओबीसी दलित की 50 से 60% हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। तभी पब्लिक मानेगी कि वो सिर्फ बोलते नहीं है, असली बदलाव लाने निकले हैं। तीसरा बात समझते हैं। अब इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, इस रणनीति को विफल करने की कोशिश बीजेपी से नहीं, बल्कि खुद इंडिया गठबंधन के पार्टनर से आ सकती है। कैसे? लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव के तौर पे ओबीसी वोट बैंक के पुराने चैंपियन। क्या ये नेता राहुल को ओबीसी राजनीति का नया पोस्टर बॉय बनने देंगे? लालू प्रसाद यादव ओबीसी राजनीति के सबसे पुराने योद्धा, बिहार की सियासत में ऐसा रसूख है कि उनके नाम ये बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे चेहरों को सिर्फ इसलिए पनपने नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि तेजस्वी यादव को किसी से चुनौती मिलनी नहीं चाहिए। तो सवाल ये है, अगर लालू अपने ही राज्य में उभरते चेहरों को स्पेस नहीं देते हैं, तो क्या वो राहुल गांधी को बिहार के ओबीसी वोट बैंक का नया किंग मेकर बनने देंगे? बिल्कुल नहीं। बिहार की राजनीति जातियों की बहुत बारीक परतों में बसी है। यहाँ यादव, कुर्मी, कोयरी, पासवान, कुशवाहा, रविदास, हर समूह का एक अपना नेता है, अपना एक संतुलन है और अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कांग्रेस को इन परतों को तोड़ना है और फिर से जोड़ना पड़ेगा, जो देखिए आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर तबके का एक अपना पुराना मालिक पहले से मौजूद है। अब आते हैं हम अखिलेश यादव पर, उत्तर प्रदेश के उस नेता पर जिन्होंने ओबीसी की राजनीति को सामाजिक न्याय से जोड़कर अपनी पहचान बनाई।
समाजवादी पार्टी की ताकत की जड़ है यादव, मुस्लिम और अब तो पीडीए प्लस की राजनीति। राहुल गांधी यदि मंडल 2.0 में ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो अखिलेश यादव के राजनीतिक किले को पार करना पड़ेगा। पर याद रखिए, अखिलेश यादव का पूरा राजनीतिक अस्तित्व इस ओबीसी समीकरण पर टिका है। राहुल अगर इसमें सेंध लगाने की कोशिश करेंगे तो अखिलेश इसे अस्तित्व का संकट मानेंगे। अब जरा सोचिए, अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना, ओबीसी प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की बात से उभरते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही हो सकता है। और यही वजह है कि 2024 के बाद से ही गठबंधन में टकराव के सुर सुनाई देने लग गए हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? राहुल गांधी को इस रणनीति में दो ही चुनौती है। पहला, ओबीसी समाज को भरोसे में लेना है, जो बदलाव चाहता है लेकिन ठगा नहीं जाना चाहता। और दूसरा, अपने गठबंधन सहयोगी से स्पेस छीनना, जो खुद ओबीसी राजनीति के स्थापित चैंपियन है। यही पेच बनाता है इस पॉलिटिकल थ्रिलर को गजब रोमांचक, जहां दुश्मन बाहर नहीं बल्कि साफ साफ दिखते दोस्त ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। पार्ट 4 समझते हैं। राहुल गांधी के पास एक मौका तो है जो इस कहानी को नायक की तरह खत्म कर सकता है, अगर वो कांग्रेस के सभी स्तरों पर ओबीसी दलित प्रतिनिधित्व को मजबूत करे। दूसरा, लोकसभा में जातिगत जनगणना का विधेयक लाए। तीसरा, कांग्रेस शासित राज्यों में पॉलिसी मेकिंग में पिछड़ी जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करे। और चौथा, किसी भी ओबीसी चेहरे को प्रधानमंत्री पद का भावी उम्मीदवार घोषित करे। तो शायद मंडल 2.0 एक आंदोलन बन सकता है, ना कि सिर्फ एक भाषण। देखिए दोस्तों, सियासत में बातों से क्रांति नहीं आती, बदलाव तब आता है जब जो कहा जाए वो करा भी जाए। राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और सत्ता में भागीदारी का, लेकिन आगे वही बढ़ पाएगा जो इस नए मंडल राजनीति का सिर्फ प्रवक्ता नहीं, प्लानर और कार्यकर्ता भी बने। अब कहानी का अंत आपके हाथ में है। कमेंट में बताइएगा, क्या राहुल गांधी का मंडल 2.0 भविष्य की राजनीति का चेहरा बनेगा या फिर सत्ता की होड़ में कहीं खो सा जाएगा? अगली बार मिलेंगे एक और पॉलिटिकल थ्रिलर के साथ, जहां राजनीति को देखेंगे अंदर तक, जानेंगे राजनीति इनसाइड आउट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जनता।